अल्लाह अकबर। लिख लिया सर। जी भाई, लिख लिया। जी सर, लिख लिया। सबने लिख लिया? बाकियों से पूछें। जल्दी बता दे बेटा। लास्ट पॉइंट है। बस जल्दी से करें।
हो गया सर। अच्छा जी, हो गया ये वाला। यस सर। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट करें। आपको 3 क्वेश्चन लिखवाए ना मैंने अभी? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मेन हेडिंग डाल दीजिएगा इम्प्लाइड वारंटीज, ओ सॉरी, इम्प्लाइड पावर्स ऑफ पार्टनर्स। सर क्वेश्चन बताएं दोबारा। क्वेश्चन में explain the implied and non-implied powers of partner. मेन हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ। आंसर में मेन हेडिंग लिखिएगा। Implied authorities ठीक है, एग्जाम में ये पावर्स के नाम से भी आ सकता है, अथॉरिटी के नाम से भी आ सकता है। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ पार्टनर या एक्सप्लेन द इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर। हेडिंग कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। कर ली? यस सर। एक मिनट Yes, sir. स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, देखिएगा, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स the authority of partners to bind, B-I-N-D, bind, to bind the firm, F-I-R-M, firm, by his act, A-C-T, by his act, is called implied authority, is called implied authority. Full stop. Allahu Akbar. Under implied authority, under implied authority,
A partner can do the following. A partner can do the following. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा. He can sell, SELL. He can sell goods of the firm. Goods of the firm. But cannot sell immovable property. But cannot sell immovable property. But cannot sell immovable property of the firm without the consent of other partners. Without the consent of other partners. Without the consent of the other partners. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा. पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा बेटा. He can purchase goods. He can purchase goods for the firm on credit if it is necessary to carry on the business. To carry on the business. थर्ड पॉइंट लिखिएगा. He can accept ACCEPT. Accept payment and issue receipt. We can accept payment and issue receipt
for them, for them, on behalf of the firm. On behalf of the firm. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, he can issue and accept अच्छा, he can issue and accept check or other negotiable instrument Sir, and other. and other negotiable instrument लिख दिया, another negotiable instrument on behalf of the firm. लिख लिया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, he can defend any suit suit filed against the firm Sir, any suit. filed against the firm he can defend any suit filed against the firm. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, he can raise raise loan he can raise loan by mortgaging property of the firm by mortgaging property of the firm. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, he can employ staff he can employ 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 staff to conduct the business of the firm, to conduct the business of the firm.
ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो जरा। नॉन इम्प्लाइड, नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। चलो जवानों, नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की हेडिंग लिखो। यार ये किधर है, मुजम्मिल किधर है? सर मुजम्मिल रात को शादी में गया होता तो सुबह लेट आया था तो कहता मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, सुबह हाँ, रहूंगा। वो तो 6:50 पे इसके स्टेटस लग रहे हैं, तो क्लास किधर लेगा बेटा? तो वही कह रहा था कि सर कि 4 बजे फारिग होऊंगा, 5 बजे 6 बजे फिर ये सोऊंगा। कौन सी तो शादियां हैं? लॉन्च जो है 10 बजे बुक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसकी अभी तक शादी ही नहीं खत्म होती। पता नहीं सर। वाह बेटा, बात ठीक ही है ना, क्या बोलूं मैं इसको, रिकॉर्डिंग चल रही है, समझ गए होंगे आप लोग। बंदा लेट क्यों सोता है? एक ये एक शयान होगा। क्यों सवाल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर आप गलत तो नहीं कह रहे, सही बात है। हाँ, अब आप लोग भी हो ना, तो आप लोग भी माशाल्लाह उठ जाते हो, क्लास के लिए प्रॉपर आ जाते हो। अब इसकी मिसाल ले लो, नहीं करें। वो काम चला रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, और क्या, दोनों होने चाहिए। जी सर। देखिएगा, अ पार्टनर कैन नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्ट without the consent of other partners. A partner cannot perform the following act without the consent of other partners. Point number 1 लिखिएगा, to submit a dispute, to submit a dispute relating to the business of the firm, relating to the business of the firm for arbitration. आर्बिट्रेशन की स्पेलिंग सुन लीजिएगा, ARBITRATION। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा। सर ऑफ द फिल्म के आगे क्या लिखा है? सॉरी, ऑफ द फर्म फॉर आर्बिट्रेशन, ऑफ द फर्म फॉर आर्बिट्रेशन, ARBITRATION।
पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। To open a bank account, to open a bank account, on behalf of the firm, on behalf of the firm, in his own name, in his own name, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। To withdraw, to withdraw any suit, SUIT suit, filed by the firm, to withdraw any suit filed by the firm, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टू एडमिट, ADMIT, admit any liability, to admit any liability in a suit against the firm, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टू बाय, BUY, any immovable property, to buy any immovable property for the firm, कितने पॉइंट्स हो गए? 5 सर। ठीक है, 5। सर ये फॉर द फर्म है फ्रॉम? टू बाय एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले समझा रहा हूँ, जो पहला वाला करवाया उसको बाद में समझा दूंगा कल, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी हो गया। अच्छा जी, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इम्प्लाइड और नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लाइड का मतलब ये है कि एक पार्टनर वो कौन कौन से काम कर सकता है जिसमें उसको अदर पार्टनर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कानून कहता है आप कर सकते हैं काम, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अदर पार्टनर की कंसेंट, रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखवाया बेटा, उसमें वो ये कह रहा है कि कोई भी पार्टनर फर्म की बिहाफ पर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है बेच सकता है। कोई भी पार्टनर फर्म की बिहाफ पर फर्म की मूवेबल प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। मूवेबल बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, इमूवेबल ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। उसके लिए उसे पार्टनर से कंसेंट लेने की जरूरत होगी इमूवेबल के लिए। पॉइंट 1 क्लियर हो गया बेटा? यस सर। मुजम्मिल, सॉरी समर खानजादा। जी सर। अच्छा, यस सर। नंबर 2 हमसे वो कह रहा है कि अगर फर्म को बिजनेस चलाने के लिए मजीद गुड्स की रिक्वायरमेंट है, मजीद चीजों की जरूरत है, तो वो फर्म की बिहाफ पर क्रेडिट पे भी वो चीजें खरीद सकता है, लेकिन कौन सी होगी? मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल गुड्स को वो फर्म की बिहाफ पर क्रेडिट पे भी परचेज कर सकता है, उधार पे भी खरीद सकता है, अगर फर्म का बिजनेस चलाने के लिए उन गुड्स की नीड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमसे वो कह रहा है कि वो फर्म के बिहाफ पर किसी से भी कोई पेमेंट ले भी सकता है और किसी को कोई रिसिप्ट इशू भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब अगला आपको आपकी पेमेंट देगा,
आपकी ड्यूज क्लियर करेगा, तो वो कहेगा यार रिसिप्ट इशू कर दे ताकि पता चले हमने पेमेंट पे की, जिस तरीके से आप अलहम में पेमेंट पे करते हैं तो आपको रिसिप्ट इशू की जाती है। तो फर्म की बिहाफ पर वो किसी से भी पेमेंट ले भी सकता है और उसके बदले में रिसिप्ट इशू कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि वो फर्म की बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा, चेक दे रहा है या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रो नोट आप बैंकिंग में पढ़ लेंगे वो आ जाते हैं, तो वो फर्म की बिहाफ पर किसी को वो इशू भी कर सकता है। अगर किसी की पेमेंट देनी है तो वो चेक भी इशू कर सकता है, और अगर किसी पेमेंट लेनी तो वो चेक रिसीव भी कर सकता है और उसके बदले में उनको रिसिप्ट इशू कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अगर फर्म के बिहाफ पे किसी ने केस फाइल किया, लेट्स सपोज आप हम सब फर्म हैं, हमारे अगेंस्ट पे किसी ने केस फाइल किया हुआ है, तो अदालत में हमें से कोई एक भी जाके उसको केस को डिफेंड कर सकता है, सबको जाने की जरूरत नहीं है, और उसका उसका ये राइट बनता है एम्प्लॉयड पावर्स में, वो जाके अपने केस को डिफेंड कर सकता है, ठीक है। जो कि 5th पॉइंट मैंने लिखवाया। 6th में मैंने आप लोगों को ये लिखवाया कि अगर फर्म को कर्जे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो वो फर्म की जो प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल होगी वो एज अ मॉर्गेज, एज अ सिक्योरिटी के तौर पर किसी बैंक के किसी भी क्रेडिटर के पास रखवा सकता है। अगर फर्म को कर्जे की नीड है, लोन की नीड है, पैसों की नीड है, और वो प्रॉपर्टी रखवा के उससे वो कर्जा लिया जा सकता है फर्म के बिहाफ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्म को मजीद एम्प्लॉयज की जरूरत है, मजीद लोगों की जरूरत है, तो मजीद वो एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में रख सकता है, कारोबार में रख सकता है, उनको नौकरियां दी जा सकती है। अगर बिजनेस को चलाने की जरूरत है, मीन्स काम का बर्डन ज्यादा है, तो आप किसी को अकाउंटेंट रख सकते हैं, किसी को कैशियर रख सकते हैं, एडमिन ऑफिसर रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर वर्क किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया कि वो क्या क्या काम कर सकता है। यस सर। सबको क्लियर है बेटा? Sir. अच्छा, Yes, sir. फिर नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज क्या है? नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज में बेटा वो आपसे कह रहे कि बगैर कंसेंट के वो मतलब अदर पार्टनर से पूछे बगैर वो ये काम नहीं कर सकता, जिसमें नंबर 1 आपको मैंने बताया था कि वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं? आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर का मतलब है एक न्यूट्रल पर्सन। जब दो लोगों के दरम्यान में कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज कहते हैं यार उस पार्टी को बुला लेते हैं, वो जो भी डिसाइड करेगा वो हमें भी एक्सेप्ट होगा, वो आपको भी एक्सेप्ट होगा, बिकॉज वो ना आपकी तरफदारी कर रहे हैं ना हमारी, जस्ट लाइक अ जज हम उसको बना देते हैं। तो लेट्स सपोज समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जिसको मान रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए, हो सकता है वो उसके साथ मिला हो और बाकी आपके पार्टनर्स को पता हो उसके साथ मिला है, आपको नाम पता हो। सपोज करें मुजम्मिल के दरमियान में और समर के दरमियान में किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। अब मुजम्मिल कहते हैं कि यार खानजादा को बुला लो, ठीक है, यानी दोनों की पार्टनरशिप है। लेकिन समर भी कहते हैं चलो मुजम्मिल उसको खानजादा को बुला लो। लेकिन हो सकता है कि जो मुजम्मिल के अदर पार्टनर्स हैं उनको पता चल जाता है, उनको पता होता है कि यार जो खानजादा है वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब किससे है, वो समर से है। तो दैट इज वाई वो ऐसे आर्बिट्रेटर जो कि खानजादा की शक्ल में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि अगर कोई भी डिस्प्यूट जो आपकी फर्म से रिलेटेड हो, आप विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर किसी आर्बिट्रेटर को, किसी न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। आप उनसे पूछेंगे कि भाई मैं ये न्यूट्रल पर्सन अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, क्या ख्याल है, ये न्यूट्रल है या नहीं है? ये ऐसा नहीं अगली फर्म की तरफ उसका झुकाव तो नहीं है, अगली फर्म से ये मिला हुआ तो नहीं है, अगली फर्म के हक में फैसला तो नहीं करेगा, तो देन आप जाके उसको अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। आप इस चीज का हक नहीं रखते कि आप किसी आर्बिट्रेटर यानी न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि बेटा कोई भी पार्टनर ये हक नहीं रखता कि वो फर्म की बिहाफ पर अपने नाम से अकाउंट खुलवाए, वरना सारा पैसा क्या होगा, जो भी चेक्स आएंगे उसके अकाउंट में आते जाएगा और फिर वो भाग जाएगा, फिर आप लोग ढूंढते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों का किसी फर्म से डिस्प्यूट है, ठीक है, आप लोगों ने उसके खिलाफ केस फाइल किया हुआ है कि जिसने हमारा पैसा देना है, तो आप में से कोई पार्टनर जाके अदालत में अगर ये कहता है कि जी हम ये केस विड्रॉ कर रहे हैं, तो कानून कहता है कि इस तरीके से भी किसी पार्टनर को अलाउ नहीं है कि जब तक तमाम पार्टनर्स की कंसेंट न ले ली जाए उस डिस्प्यूट को, उस केस को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर सब एग्री होंगे तो आप उस केस को वापस ले सकते हैं, अकेला पार्टनर कोई भी ये हक नहीं रखता कि वो जाकर अपना केस वापस ले लेगा फर्म का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है तो कोई भी पार्टनर के पास या किसी भी पार्टनर के पास ये हक नहीं है कि वहां जाके अदालत में कहेगा जी हाँ ये जो फर्म जो हम पे केस कर रही है वाकई में हमने इनका पैसा देना है और उनका केस जायज है,
तो ये भी आप नहीं कर सकते, कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से जो मैं पहले बता चुका था कि आप फर्म के बिहाफ पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना बाय कर सकते हैं और न ही सेल कर सकते हैं, मतलब परचेज नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। यस सर। Yes, जानदार sir. जानदार आवाज निकालो खानजादा, यस अंतर सर, टोसो ने। इसमें काफी है हाँ, सर। वो शक में चला जाता हूँ ना फिर। सर मुझ पे शक ना किया करें। चलो भला, क्यों समर सही किया ना गलत किया ना? सर सही बात है। सही बात है ना। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, शलवा की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ, अभी कॉम्पार्टमेंट ओके को सर। कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Yeah. हाँ।